विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने समेकित किए जाने वाले चिट्ठियों में विद्यमान संदिग्ध दायित्वों की टिप्पणी किस प्रकार से लिखी जाती है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल नहीं की जाती है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी तथा सूत्रधारी कंपनी द्वारा खरीदे हुए सहायक कंपनी के अंशों का यदि एक भाग बेच दिया जाता है तो उसका लेखांकन किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से जो आपकी स्क्रीन पर है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि यदि सूत्रधारी कंपनी अपने पास विद्यमान सहायक कंपनी के अंशों का एक हिस्सा बेच देती है तो समेकित चिट्ठे पर ख्याति की गणना पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। जी लिमिटेड और एच लिमिटेड का 31 मार्च 19 के चिट्ठे दिए हुए हैं। जी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और एच लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। जी लिमिटेड की पूंजी 5 लाख और एच लिमिटेड की 1 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले अंशों में विभक्त है। जनरल रिजर्व जी का 25,000, एच का 12,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 18 को जी का 15,000 और एच का 15,000 है। करंट ईयर का प्रॉफिट 18-19 का जी का 30,000 और एच का 18,000 है और क्रेडिटर्स 30,000 और 5,000 है दोनों के। सन्ड्री एसेट्स 4,40,000 और 1,50,000 दी हुई है और जी लिमिटेड ने एच लिमिटेड के 8,000 समतांश हैं वो 1,60,000 रुपये में खरीदे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टोटल एच लिमिटेड की पूंजी 1 लाख अपॉन 10,000 अंश 10 रुपये वाले हैं, उनमें से 8,000 खरीदे हुए हैं तो 80% होल्डिंग है। परंतु नीचे सूचनाएं दी हुई है, उसमें पहला लिखा है जी लिमिटेड द्वारा एच लिमिटेड के अंश क्रय करने की तिथि को एच लिमिटेड के सामान्य संचय और लाभ हानि खाते में क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपये का शेष था। ठीक है। और 31/3/19 को जी लिमिटेड ने एच लिमिटेड के 1,000 अंश 25 रुपये प्रति अंश के भाव से बेच दिए। केवल इस पॉइंट का ही इसमें वर्णन है, दूसरे पॉइंट नहीं लिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन निकालेंगे कि भाई जो प्रॉफिट है प्री और पोस्ट एक्विजिशन का उसके बारे में एलोकेशन टेबल जैसा कि अपन हमेशा करते हैं। तो एलोकेशन टेबल आपको देखनी है। एलोकेशन टेबल कैसे बनेगी, तो एलोकेशन टेबल अपन बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर है एलोकेशन टेबल। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आपको पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि अंश खरीदने की तिथि को एच लिमिटेड के बहियों में लाभ हानि खाते का 10,000 का बैलेंस था और सामान्य संचय का 12,000 का, ये दोनों ही अपन ने लिख दिया। जनरल रिजर्व 10,000 और लाभ हानि खाता 12,000। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन का निकालना है तो ये सूचना से निकल जाएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल रिजर्व आपको दे रखा है 12,000, जिसमें से प्री का था 10,000 तो 2,000 पोस्ट में लिख दीजिए। और लाभ हानि का शेष आपको दिया हुआ है 15 और 18 दोनों मिला लो तो 33,000 हो जाता है। 33,000 में से ओपनिंग बैलेंस था 12,000 तो वो घटा लो तो 21,000 आ जाएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट्स के कॉलम हो गए। अब देखिए कि आपके पास 8,000 शेयर थे और 31 मार्च को आपने 1,000 बेच दिए हैं, तो अब आपके पास बच गए केवल 7,000 शेयर जो कि 70% होता है। तो माइनॉरिटी शेयर हो जाएगा 30% या कह दो 3/10, एक ही बात है। और होल्डिंग शेयर 7/10 या 70%, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखिए 10,000 को बांटा तो माइनॉरिटी में गया 3,000,
होल्डिंग कंपनी में कैपिटल प्रॉफिट में गया 7,000। P&L को बांटा तो 12,000 का 30% हो गया 3,600 और 70% कैपिटल प्रॉफिट हो गया 8,400। जनरल रिजर्व 2,000 का 30% 600 और 70% रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा लास्ट कॉलम में 1,400। इसी तरह से 21,000 का 30% 6,300 और 70% रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा 14,700। इस तरह से ये एलोकेशन टेबल आपकी बन गई। इसके बाद सारा काम आपको करना है, तो इसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर्स लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स का 1,60,000 रुपये कॉस्ट थी, उसमें से अपन ने बेच दिए हैं 1,000 शेयर 25 रुपये प्रति अंश से। तो ऐसी दशा में आपने खरीदे थे ये शेयर्स 20 रुपये प्रति अंश के भाव से, क्योंकि 8,000 की कीमत 1,60,000 रुपये थी। तो ऐसी दशा में जो ये आप चाहें तो यहाँ 20 रुपये से घटा सकते हैं, चाहें तो 25 रुपये से ही कम कर सकते हैं। फाइनल फिगर पे कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ 20 रुपये घटाए गए, बाद में जो गुडविल आई उसमें से 5,000 रुपये कैपिटल प्रॉफिट कम कर दिया गया है। तो 1,60,000 माइनस 20 इंटू 1,000 तो 1,40,000 आ गए। लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 7,000 शेयर की 70,000 आएगी, तो 70 बच गए। लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, वो आपको एलोकेशन टेबल में अभी अभी अपन ने देखा था, दिया हुआ है 15,400, वो यहाँ घटा लिया तो 54,600 बच गए। अब देखिए कि जो आपके 5,000 का फायदा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व है। कैसे कि 25 रुपये में अपन ने बेचे हैं, 20 में खरीदे थे। तो यहाँ इस गुडविल में से आगे वर्किंग नोट में मेरे कम किया हुआ है, आपके स्क्रीन पे नहीं है, PDF में भेजा हुआ है। तो लेस कैपिटल रिजर्व हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स 25 इंटू 1,000 माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स 20 इंटू 1,000, तो 5,000 इसमें से घटाएंगे तो 49,600 आपके आ जाएगा फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर लेंगे। तो उसमें पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी 30,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पीछे एलोकेशन टेबल में आया हुआ है 13,500, तो टोटल आ जाएगा 43,500। इसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी सीधी, जो PDF में आपको भेज रखी है। मैं बोलता हूँ, समझिए। सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल लिख दीजिए, जो आपकी होल्डिंग कंपनी की जी लिमिटेड की है 5,000, वो आ जाएगी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व होल्डिंग का है 25,000 और रेवेन्यू रिजर्व जो टेबल से आया है वो है 1,400, टोटल 26,400 लिख दीजिए। इसी तरह से सरप्लस होल्डिंग कंपनी का 15 और 30 45,000 है और रेवेन्यू प्रॉफिट आपका 14,700 आया है। दोनों मिला लेंगे 59,700 हो जाएगा। और सी पार्ट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया 43,500 को लिख दीजिए। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ है ही नहीं। करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जी लिमिटेड के 30,000 और एच के 5,000, इन दोनों को जोड़ के 35,000 लिख दीजिए। इसके बाद आ जाएगी एसेट साइड। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट फिक्स एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स में एसेट्स लिख दीजिए होल्डिंग की 4,40,000 और सब्सिडरी की 1,50,000, टोटल हो जाएगा 5,90,000। सेकंड आइटम ले लीजिए इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें गुडविल आ जाएगी 49,600। उसके बाद सेकंड आइटम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं। करंट एसेट्स में ना तो इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट, ना स्टॉक है, ना डेटर्स है, ना BR है, कुछ भी सूचना आपको दी हुई नहीं है।
परंतु एक आइटम यहाँ और आएगा, वो होगा कैश एट बैंक। क्योंकि आपने शेयर्स बेचे हैं तो उससे 25,000 रुपये आपको मिले हैं, तो कैश एट बैंक 25,000 लिखोगे तब ये बैलेंस शीट मिलेगी। ये एक इसमें नया पॉइंट है, वरना आपके सारा बैलेंस शीट नहीं मिलने का कारण बन जाएगा ये। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अन्य कंपनी में नियंत्रण योग्य हित स्थापित करने के लिए आवश्यक अंशों का धीरे धीरे या सने सने क्रय करना।